जी अस्सलाम वालेकुम। क्या फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 62। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और चूंकि आपका आज टर्म टेस्ट है इसीलिए डिस्कशन कर रहे हैं हम आज के लेक्चर में असेसमेंट टेस्ट 1 की, ताकि आपको कुछ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स हैं या कुछ रिवीजन है कंसेप्ट की वो हो जाए। कल इंशाल्लाह हम फ्रेश कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में भी कुछ चीज़ें मैं कोशिश करूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं वो आपके साथ शेयर करूँ असेसमेंट के डिस्कशन के दौरान में। पहले चैप्टर 12 में हमने क्वेश्चन 30 तक कल डिस्कस कर लिए थे। 31 और 32 रह गए थे। स्टार्ट करते हैं पहले 31। सबसे पहले एग्जाम क्वेश्चन में क्या करना है, हमने मार्क्स का देख के अपने आप को टाइम बाउंड करना है। 7 मार्क्स के साथ कितना टाइम एलोकेट करना है हमने 1 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर जी कीजिए कैलकुलेशन, कितना टाइम बनता है तकरीबन लगभग 12 मिनट्स। Explain what constitutes partnership property under the Partnership Act 1932 and whether the shop is partnership property or not. सेंटेंस एक है, रिक्वायरमेंट्स दो हैं, एक एंड से पहले और एक एंड के बाद। रिक्वायरमेंट के अंदर एंड जो है आपको पहले बताया था शायद, इसलिए हमारे लिए अहम होता है कि एंड के बाद वो कोई नई रिक्वायरमेंट हमें बता रहा होता है। क्वेश्चन में जितने एंड आएंगे रिक्वायरमेंट्स उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में एक एंड है, इसका मतलब क्या है कि दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है एक्सप्लेन व्हाट कंस्टिट्यूट्स पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ये क्या पूछ रहा है, ये डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, ठीक है, कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है। आपको याद है कितने पॉइंट्स है डेफिनेशन में पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के? 3 नहीं है, 4 है, यही पूछना था। ये अक्सर आप जो एंड पे नीचे वाली लाइन होती है ना पॉइंट्स के बाद, उसको समझते हैं कि वो डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, वो भी डेफिनेशन का हिस्सा है। लास्ट लाइन कौन सी थी जो एंड में नीचे पड़ी हुई थी? प्रॉपर्टी परचेज में पार्टनरशिप बनी वाली, क्या थी लाइन वो? हाँ, तो वो भी आपने इंक्लूड करनी है। ला में याद रखिएगा, एक्सेप्शन और एग्जांपल्स अगर कहीं पे दी गई हैं वो डेफिनेशन का या उस कंसेप्ट का लाजमी हिस्सा होती हैं, आपने जरूर लिखनी है। फिर कह रहे हैं वेदर द शॉप इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और नॉट, बताइए कि ये शॉप पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं है। वे कौन सी शॉप, कौन से, ऊपर बताएगा, शाबाश, ठीक है। केस स्टडी की रिक्वायरमेंट्स का कंप्लीट एनालिसिस आप इंफॉर्मेशन को पढ़ के फिर कर सकते हैं। दो हुई से क्लियर? अच्छा, अब जब कभी दो रिक्वायरमेंट्स हो क्वेश्चन में, आपने एक काम और करना होता है एग्जाम में। ये काम थोड़े ज़्यादा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, ये चंद सेकंड के अंदर सारे काम हो जाया करेंगे। दूसरा काम ये करना है, आपने अपनी जजमेंट के मुताबिक एलोकेशन करनी है कि टोटल क्वेश्चन के आप मार्क्स देखें, टोटल 7 है ना, लेकिन रिक्वायरमेंट्स 2 हैं। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जजमेंट अप्लाई करनी है कि पहली वाली रिक्वायरमेंट जो है उसके कितने मार्क्स होंगे, दूसरी वाली के कितने मार्क्स होंगे। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूछी है और फिर उसने कोई इंफॉर्मेशन हमें दी होगी जिसकी बेस पे हमने डिसीजन करना होगा कि ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। अब जजमेंट याद रखिए आपकी डिफरेंट हो सकती है, हर इंसान की जजमेंट दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो डिफरेंट हो सकता है आपकी जजमेंट डिफरेंट हो, एंड में मार्किंग स्कीम देखें तो वो डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन प्रेजेंट करने से पहले ये जानना जरूरी, जजमेंट अप्लाई करना जरूरी होता है कि किस रिक्वायरमेंट के कितने मार्क्स हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा होगा कि जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है इसके मार्क्स होंगे डेफिनेशन के 3 और ये जो डिसीजन करना है शॉप ये होंगे 4, ये भी ठीक है। कुछ के जहन में आ रहा होगा नहीं, डेफिनेशन के 4 नंबर होंगे और जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का डिसीजन करना है इसके 3 होंगे, ये भी रीजनेबल जजमेंट है, दोनों जजमेंट रीजनेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर स्टूडेंट ये कहे कि एक पार्ट के 1 या 2 नंबर है और दूसरे पार्ट के 5 नंबर हैं, तो ये जजमेंट रीजनेबल नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा मार्क्स हो और एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हो तो क्या करना है, फिर आपने जजमेंट की बेस पे एलोकेशन करनी है मार्क्स की। चलिए, अब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो आप छाप देंगे ना, ऐसा ही है, याद की हुई है, तो फिर कैसे छापेंगे? याद की हुई है डेफिनेशन, तो कैसे छापेंगे? अभी तो आपने बोला छाप देंगे, कैसे छापेंगे? याद की होगी तो छापेंगे, ये नहीं छाप सकेगा भाई। आप छाप देंगे डेफिनेशन, याद है तो फिर कैसे छापेंगे? याद करके, ओके। और याद कब करना है आपने भाई? हमारे ज़माने में तो हम स्टूडेंट जब थे
तो रोज़ का काम रोज़ कर लिया करते थे, कोशिश करते थे जो आज हमें जो भी पढ़ा है उसको याद भी आज कर लें। सारा नहीं याद हो पाता लेकिन 50% के करीब हो जाया करता था। अब वो ख़त्म रीत रिवाज, अब अभी भी ये परंपरा है अभी बाकी? ओके ओके ओके। काशिफ, इरफान एंड शुजात आर पार्टनर्स इन ए फर्म। इरफान बाउट ए शॉप इन हिज ओन नेम। और तो बात इधर ही खत्म हो गई। उसने अपने नाम से जो खरीद ली, अपने नाम से खरीद ली। लीगल ओनरशिप मैटर नहीं करती। लीगल ओनरशिप, कोई चीज खरीदी, इनवाइस अपने नाम की बनवा ली, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि वो चीज मेरी ही हो गई। नहीं, वो हो सकता है किसी और ने मुझे कहा, मैं मानतन खरीद रहा हूं। तो पहला पॉइंट जो आपने एग्जाम में लिखना है वो ये कि लीगल ओनरशिप मैटर नहीं करती। देखिए एग्जाम में सिर्फ डिसीजन नहीं आपको होता है, केसडी का सिर्फ डिसीजन नहीं होता, बेसिस ऑफ डिसीजन भी होते हैं, और ज्यादा मार्क्स बेसिस ऑफ डिसीजन के होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये आ गया कि आपने हमें एक डॉज देने की कोशिश की है। हमें पता है कि ये डॉज है। क्या डॉज देने की कोशिश की इसने? लीगल ओनरशिप से, कि शायद इससे पता चल जाएगा कि हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हमने कहा नहीं पढ़ा हुआ हमने, लीगल ओनरशिप नहीं। चलिए ओन नेम को अंडरलाइन कर लें, इसके ऊपर कमेंट कर दिया हमने। आगे चलते हैं। ही इशूड ए चेक फ्रॉम द पार्टनरशिप अकाउंट। चले वो वाली कंडीशन तो पूरी हो गई। इफ यूजेस पार्टनरशिप बनी तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उसके साथ उसने एक और बात भी लिखी थी पार्टनरशिप बनी। वो क्या थी? इंटेंशन क्या है। तो यहां पे देखा जाएगा आगे, अगर तो उसने आगे इंटेंशन नहीं बताई हुई तो हम कह देंगे ठीक है, ये अगर इंटेंशन थी पार्टनरशिप के लिए बाय करना तो फिर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी। अगर इंटेंशन पार्टनरशिप के लिए नहीं, पर्सनली बाय करने के थी, तो फिर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं। भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अगर एक बात लिखनी होगी तो कौन सी बात लिखेंगे? फर्ज कीजिए इफ करके आंसर नहीं करना आपने, सिंगल आंसर करना है। फिर क्या लिखेंगे? कि पार्टनरशिप बनने से बाय की गई पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, बेहतर है वैसे दोनों ऑप्शन लिख दिए कि इफ इंटेंशन ये थी, क्योंकि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, पार्टनरशिप मनी यूज की गई, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, लेकिन कंक्लूसिव नहीं। कंक्लूसिव किस पे डिपेंड करता है? इंटेंशन क्या थी। अब हम देखते हैं आगे। इंटेंशन उसने बताइए कि इंटेंशन कैसे पता चलता है? स्कैन करके ना उसके दिमाग का। नहीं, इंटेंशन तो मेरे दिमाग में है। एक्ट से इंटेंशन जो है, एक्ट से, बिहेवियरल साइंसेस भी ये कहती है, उसमें भी कहते हैं कि इंसान के एक्ट से उसके माइंड में क्या चल रहा है आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें किस एक्ट से पता चलेगा उसके कि उसकी इंटेंशन क्या थी? कि उसने पैसे लेते हुए अपना अकाउंट डेबिट किया। कि भाई यही इंटेंशन का रूल है ना पार्टनरशिप में। कह रहा है एंड डेबिटेड हिज अकाउंट विद द परचेज प्राइस। डेबिटेड हिज अकाउंट, इसको अंडरलाइन कर लें। अब इसका मतलब है हमारे पास दो पॉइंट आगे स्ट्रॉन्ग जो ये साबित करते हैं कि ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। पहला पॉइंट कौन सा भैया? कि परचेज फ्रॉम पार्टनरशिप बनी, और दूसरा और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये चीज डेबिटेड हिज अकाउंट। तो बताइए सॉल्यूशन में अब ये दोनों पॉइंट लिखने चाहिए कि कोई एक? दोनों लिखते हैं, तो टोटल 3 पॉइंट हो गए। एक वो जिसे हमने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे वो जो प्रूव कर रहे हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। इस तरह का हम स्टाइल उसमें जब वो हमसे पूछता था बताओ ये पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हुई क्या नहीं दो लोगों के दरमियान में, इस तरह की केस स्टडी करते थे ना हम। तो उसमें भी हम दोनों तरह की चीजें डिस्कस करते थे। जिससे पार्टनरशिप क्रिएट होती थी वो डिस्कस भी करते थे, और जिसे कंफर्म नहीं होती थी वो जो कहता था भाई सैलरी भी इसको मिलेगी, हम कहते थे मिल सकती है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो कहता था प्रॉफिट भी मिलता है, हमने कहा हाँ स्ट्रॉन्ग एविडेंस जरूर है, कंक्लूसिव नहीं है। वो कहता था अच्छा पार्टनर की सारी पावर यूज कर सकते हैं, हमने कहा ये ठीक है। वो कहता था अच्छा एजेंट के तौर पे दूसरों को बाइंड कर सकता है, हमने कहा ये ठीक है, ये पार्टनरशिप है, म्यूचुअल एजेंसी। तो अच्छा आगे चलते हैं। He rented out the shop and credited the receipts of rent in his capital account. उसने शॉप को रेंट आउट किया। अब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी ना, रेंट आउट करने से जो उसे रेंट मिला वो उसका जाती है। अगर वो इस रेंट को फर्म में डिपॉजिट करवा देता है
तो बताइए क्या समझा जाए, उसकी लोन की रीपेमेंट समझी जाएगी कि कैपिटल अकाउंट है उसका? कैपिटल अकाउंट है कि ये फर्म के पैसे समझे जाएंगे कि उसके जाती पैसे समझे जाएंगे? घर से लेके आया वो, उसके जाती पैसे समझे जाएंगे, घर से लेके आया है। तो फर्म में क्या अकाउंटिंग आती है अगर आपको तो बताइए। जो फर्म की बुक्स में क्या एंट्री होगी? पार्टनरशिप की बुक है कैश डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शाबाश। और जब वो पैसे लेके गया था तब क्या एंट्री हुई होगी? ड्राइंग। इसीलिए तो उसने बोला डेबिटेड हिज अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग के आगे लिखा होगा ना किस पार्टनर ने की है, नाम लिखा होता है ड्राइंग के आगे किस पार्टनर ने की है। फिर क्या हुआ? तो अभी तक प्रैक्टिस सही कर रहा है ये, आपको कोई इतराज तो नहीं इसकी प्रैक्टिस पे? कह रहा है काशिफ हैज ऑब्जेक्टेड टू दिस प्रैक्टिस एंड आस्क्ड इरफान टू रजिस्टर द शॉप इन फर्म्स नेम कंटेंटिंग दैट द शॉप इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इरफान डिसएग्री। काशिफ कहता है भैया ये पार्टनरशिप के पैसों से खरीद, तो मैंने भी ला पड़ा है। काशिफ क्या बोल रहा है? मैंने भी ला पड़ा है, तुमने पार्टनरशिप के पैसों से पार्टनरशिप ये प्रॉपर्टी खरीदी है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। काशिफ ये बोल रहा है। गलत बोल रहा है सही बोल रहा है? क्यों? पार्टनरशिप के पैसों से खरीदी गई प्रॉपर्टी। हाँ जी, उसने अपना अकाउंट डेबिट कर दिया है। इंटेंशन भी तो देखो साथ, इंटेंशन भी तो देखो। क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में उसने कहीं लिखा हुआ है? इंटेंशन भी देखनी है, लिखा हुआ है? इनकी किताब में नहीं लिखा हुआ, वो कह रहे नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ कि नहीं लिखा भाई? देखने सचमुच ये ना बाद में पता चले लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा चलें ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, डिसाइड कर लिया। एक आर्गुमेंट हमने दिया उसके ओन नेम के ऊपर, एक आर्गुमेंट हमने दिया उसके पार्टनरशिप मनी के ऊपर, और एक आर्गुमेंट दिया इंटेंशन के ऊपर। कोई चीज रह तो नहीं गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हैं? क्वेश्चन 32 के लिए ये भी आई की केस स्टडी। सबसे पहला काम क्या करना है? टाइम बाउंड। इसको तो प्रैक्टिस बना ले अपनी टाइम बाउंड को, ठीक है? वैसे अमूमी तौर पे बिजनेस लॉ में टाइम आउट नहीं होता, ठीक? और अमूमी तौर पे, अब इस बात से आप एग्री शायद नहीं करेंगे, अकाउंटिंग के पेपर में भी टाइम आउट नहीं होता अनलेस कि आप कोई गलती करके उसको क्रॉस कर दें। ये एक सवाल गलत है, आधे रास्ते में जाके क्रॉस कर दिया, फिर दोबारा शुरू किया, टाइम तो आउट होगा। आई कैप ने कैलकुलेट करके 2-3 दफ़ा कैलकुलेशन हुई होती है ये, कि अगर 100 नंबर का पेपर है 3 घंटे का, तो 3 घंटे में हो ना कम ना ज़्यादा। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बाकी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट राइटिंग पावर अच्छी होती है, एनालिटिकल पावर, वो जल्दी कर लेते हैं, तो कुछ स्टूडेंट टाइम लगता है, लेकिन ऑन एवरेज आई कैप का पेपर बैलेंस होता है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्क्राइब वेदर द अबव एसेट्स वुड बी कंसीडर्ड टू बी द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अबव एसेट्स कौन से एसेट्स? अच्छा ऊपर पढ़ना पड़ेगा, फैसला क्या करना है अबव एसेट्स का? प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो पार्टनरशिप को अंडरलाइन करने से पता चला चैप्टर 11, 12, 13 का क्वेश्चन है, और फिर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को अंडरलाइन कर लें, पता चला डिसाइड करना है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं। कह रहा है बदर एंड यासीन एस्टैब्लिश्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी फॉर सप्लाइंग लो कॉस्ट मेडिसिन टू हॉस्पिटल्स। इसका हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ता है? पार्टनरशिप में नेचर ऑफ बिजनेस से फर्क पड़ता है? हाँ, एक जगह पे फर्क पड़ता है, वो कंपीटिंग बिजनेस, सिमिलर डिसिप्लिन 12। लेकिन ये वो कंसेप्ट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट पढ़ने का फायदा ये होता है, आपको पता चलता है, फोकस हो जाते हैं, आपको पता है कि ये मैंने सिमिलर बिजनेस पे कमेंट नहीं करना, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं इस पे कमेंट करना। यासीन बाय वे ऑफ वर्बल एग्रीमेंट। अच्छा, पहला दाव उसका वर्बल का लफ्ज लिखा कि शायद हम ये समझें कि एग्रीमेंट रिटर्न ही होता है, हालांकि हमने पहले लेसन में, शायद पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा चैप्टर 2, उसमें सीख लिया था ये क्या कि एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। हाँ, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनका रिटर्न होना जरूरी है। तो एग्जाम में जब पूछेगा तो छाप देंगे ना, छाप देंगे ना, इसका मतलब है याद भी होगी आपको। बताइए कौन कौन से एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी है? शाबाश शाबाश शाबाश।
शाबाश, उनको सचमुच याद है। एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचर, लव एंड अफेक्शन, टाइम बार डेट, एग्रीमेंट पास वॉलंटरी सर्विसेज, गिफ्ट, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। बेहतरीन, बस ठीक है, आ जाए आगे। बदर परचेज, अच्छा यासीन बाय allowed agency to use ancestral land for the, अच्छा यासीन by way of verbal agreement allowed the agency to use his ancestral land for the business of the agency। उसने कहा मेरे अबाओ अजदाद की हवेली है एक, आओ उसमें बिजनेस शुरू करते हैं। अच्छा हवेली अबाओ अजदाद के नाम पे है, तो ये तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि लीगल ओनरशिप डज नॉट, यहां पे भी देखिए लीगल ओनरशिप की तरफ ले गया आपको, क्योंकि लीगल ओनरशिप से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसने उसकी इंटेंशन देखी जाएगी। फिर इसके बाद क्या, बदर परचेज डिलीवरी वैन इन हिज ओन नेम विद पार्टनरशिप मनी। अब इसमें भी देखें दोनों पॉइंट्स आ गए, ये एसेट भी दूसरा, इसका मतलब है दो एसेट्स हैं। अच्छा ये मुझे अंदाजा, मैं थोड़ा थोड़ा अलर्ट हो गया, मुझे खतरा की निशानदेही उधर ही होगी थी जब इधर उसने वर्ड एसेट्स यूज किया था। इसको जरा अंडरलाइन करें। कभी कभी वो क्या कहते थे, वो उर्दू में क्या था, नुक्ता, नुक्ते वाला शेर क्या था? हाँ नुक्ता, हाँ बिल्कुल, मुजरिम महरम वाला। तो हर जुबान में ऐसे होता है ना, इवन इंग्लिश में तो आपको बताते होंगे क्लासिक एग्जांपल, सिर्फ नुक्ता भी चेंज नहीं किया, लफ्ज की जगह चेंज की है तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाते थे, ठीक है। कोई किताब पढ़ा तो उसमें एक लफ्ज सेंटेंस में चेंज करके उसके 12-13 दफा मीनिंग चेंज किया, एक लफ्ज आगे पीछे करके। तो एसेट्स, एग्जाम में ये लफ्ज आपके लिए अहम होगा कि सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट सबसे अहम होती है, आपको पता है। तो अबव एसेट्स, तो इसका मतलब दूसरा एसेट हो गया वैन। बदर परचेज डिलीवरी ओन नेम विद पार्टनरशिप मनी। इसमें भी दो चीजें बोल रहा है, एक बोल रहा है ओन नेम, एक बोल रहा है पार्टनरशिप मनी। दो पॉइंट्स आगे ना, दोनों को हमने डिस्कस करना है अपने सॉल्यूशन में। ओन नेम पे क्या लिखेंगे? क्या लीगल टाइटल मैटर नहीं करता, स्टिल पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हो सकती है। और विद पार्टनरशिप मनी, कि पार्टनरशिप मनी एज्यूम किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ना कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, दूसरा पार्टनरशिप मनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव क्या होगा? इंटेंशन। Brother wants to repay the amount to the partnership and therefore a receivable has been recorded in the partnership books। अब एक यासीन ने लैंड दिए और बदर ने पार्टनरशिप से पैसे लेके उसने वैन बाय कर लिया, और लेकिन आगे उसने क्या किया है? रिसीवेबल हैज बीन रिकॉर्डेड इन पार्टनरशिप। बदर ने रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया। अब अगेन इसमें भी 3 पॉइंट है। नंबर 1, लीगल टाइटल मैटर नहीं करता। नंबर 2, पार्टनरशिप मनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि पार्टनरशिप मनी है, लेकिन कंक्लूसिव नहीं। और तीसरी चीज जो कंक्लूसिव है वो क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन में उसने क्या किया है? इंटेंशन पे क्या किया उसने? इंटेंशन रिसीवेबल बुक कर लिया अपना, यानी अपने आप को डेबिट कर दिया है, यानी बुक्स में एंट्री कर दी है। तो अब क्या हुआ? ये क्या हो गया? पर्सनल प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया? पर्सनल प्रॉपर्टी। क्लियर? अच्छा डिलीवरी वैन पे तो आपने डिसीजन कर लिया, यासीन पे डिसीजन नहीं किया। अब जिस तरह इंटेंशन होती है ना पार्टनरशिप से चीजें निकालते हुए क्या एंट्री की है, उसी तरह इंटेंशन होती है पार्टनरशिप में डालते हुए चीजें क्या एंट्री की है। अगर तो ये पार्टनरशिप में ये लैंड इस्तेमाल करवाने के लिए जब उसने इस्तेमाल करने की इजाजत दी, एंट्री कर ली कि लैंड डेबिट कैपिटल क्रेडिट, जैसे अकाउंट डेबिट हो सकता है क्या वैसे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं हो सकता? अगर एसेट देते हुए एंट्री कर ली लैंड डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो क्या हुआ फिर? वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि उस पार्टनर ने क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट लिया आपकी बात, डेबिट नहीं। समझ रहे क्रेडिट डेबिट में फर्क? ठीक है। अगर मैंने पार्टनरशिप को कोई चीज देते हुए उस चीज को डेबिट और अपने अकाउंट को क्रेडिट कर लिया, तो मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब है मेरा कैपिटल बढ़ गया और ये चीज मैंने पार्टनरशिप को दे दी। पार्टनरशिप को दे दी तभी तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। और अगर
चीज लेते हुए अपना अकाउंट मैंने डेबिट कर लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ, मैंने वो चीज ले ली तभी तो अपना अकाउंट डेबिट किया। तो यहां पे अब वैन के बारे में क्या बता रहा है कि जब बिजनेस को उसने दी तो डेबिट किया क्रेडिट किया, नहीं किया। तो इसका मतलब है इसमें वैन के केस में उसने इंटेंशन नहीं बताई, सॉरी लैंड के केस में उसने इंटेंशन नहीं बताई, वैन के केस में बता दी। वैन के केस में हमने बता दिया पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है, उसे अकाउंट डेबिट कर लिया था। लैंड के केस में बताइए क्या होगा, इफ करके बात करेंगे, इफ करके बात करेंगे ना कि अगर उसने बुक्स में एंट्री की अपने अकाउंट को क्रेडिट किया तो ये लैंड पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है वरना नहीं है। बोलिए समझ आती है? पूछे 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 पूछे। तो उसने वर्बल एग्रीमेंट करके उसको कह दिया कि आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते दब अल्लाह टू यूज, नहीं बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। सवाल ये है कि बुक्स में अपना अकाउंट क्रेडिट किया कि नहीं किया, अकाउंट क्रेडिट किया या नहीं किया, ये इंटेंशन है, इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो अगर अकाउंट क्रेडिट नहीं किया तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। जी जी, अगर क्रेडिट करे ना करे, लेकिन वो बिजनेस के लिए तो लैंड यूज हो रही है ना। हाँ बिजनेस के लिए लैंड यूज हो रही, बिल्कुल ठीक है। डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है, गौर से सुनिएगा, जो पार्टनरशिप का एसेट होगा एक्सक्लूसिव यूज ऑफ पार्टनरशिप के लिए होगा। ये नहीं पढ़ा कि जो एसेट यूज होगा वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी। कंसेप्ट क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर यूज ऑफ पार्टनरशिप। ये नहीं पढ़ा था कि हर वो एसेट जो पार्टनरशिप यूज करेगी वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं? जैसे अगर कोई रेंट पे लेते हैं, क्या वो यूज नहीं करेगी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, क्या वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन जाएगी? ठीक है, नहीं। तो हो सकता है कल को ये उसके बदले में रेंट क्लेम कर ले, तो यहां पे इंटेंशन उसने क्लियर नहीं बताई। इस्तेमाल करने की इजाजत देना इंटेंशन नहीं है कि हमेशा के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है या ये ट्रांसफर कर दिया है। दोस्त कहता है यार मैं किताब लेने जाना है, जरा बाइक की चाबी दे। आप उसको बाइक की चाबी दे दे, वो बाद में कहे मेरी है, तुमने खुद दी थी, ये तो आपने दी नहीं थी। क्या उसकी होगी बाइक? हो सकता है आर्जी तौर पे दी हो। ठीक है, तो इंटेंशन पे डिपेंड करता है उसने इंटेंशन क्या। क्लियर हुई है बात? चलिए अब आगे चलते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत वाली स्टेटमेंट चूज करनी है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, ये क्या मतलब होता है? इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, इसका मतलब क्या होता है? अगर कुछ और एग्री नहीं किया, अगर एग्रीमेंट में कुछ तय नहीं किया तो, वरना अगर एग्रीमेंट में तय किया तो जो तय किया वही चलेगा। अगर एग्रीमेंट में कोई तय नहीं किया आपस में, ए पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सही कह रहा है। अगर कुछ एग्री ना किया हो तो किसी पार्टनर को पैसे नहीं मिलेंगे। तो सही कह रहा है, इसको चूज कर लूं? क्यों? इनकरेक्ट ढूंढना है। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, ये भी सही कह रहा है अगर एग्री ना किया हो तो। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय देम, नहीं ये गलत कह रहा है। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? उसको सबमिट करवाना, यानी देना कैपिटल फर्म को। और पार्टनर, इसका मतलब ये गलत है। बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, ये गलत है। ए पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट, पार्टनर के विलफुल निग्लेक्ट की वजह से फर्म को नुकसान हुआ कंपनसेट करेगा। सही कह रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट चूज करनी है हमने? सी, यही गलत है। सेकंड, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर ए चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ एक्टिव पार्टनर, या मेजोरिटी, या ऑल द पार्टनर, या ऑल द पार्टनर एंड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ऑल द पार्टनर्स। कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई? से। ये नेचर ऑफ बिजनेस की एग्जांपल्स याद है क्या थी? 2-3 नेचर ऑफ बिजनेस की एग्जांपल याद है किसी को? कुछ नहीं याद। क्या थी? प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज किया। अच्छा सॉरी, ये नेचर ऑफ बिजनेस, उसने नेचर ऑफ पार्टनरशिप बोला, नेचर ऑफ बिजनेस बोला।
नेचर ऑफ बिजनेस, सॉरी मैं समझा नेचर ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ बिजनेस चेंज किया, ठीक है, उसके लिए सारे पार्टनर की कंसेंट। 3 मिस्टर ए पार्टनर इन द फर्म बाय शेयर ऑफ ए कंपनी इन हिज ओन नेम, फर्क नहीं पड़ता, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अदर पार्टनर्स बट विद द मनी एंड ऑन अकाउंट ऑफ द फर्म। विद द मनी ऑफ द फर्म, पैसे भी फर्म के, और ऑन अकाउंट ऑफ द फर्म का मतलब है फर्म के, अपना पर्सनल अकाउंट डेबिट नहीं किया, अपना पर्सनल अकाउंट यूज नहीं किया, पैसे निकलवाते हुए अपना अकाउंट डेबिट नहीं किया, फर्म के ही अकाउंट को, यानी पैसे भी फर्म के और अकाउंट भी फर्म का, अपना अकाउंट डेबिट तो ही ना किया। ऑन अकाउंट ऑफ फर्म का मतलब यही है कि उसने अपना अकाउंट डेबिट नहीं किया। तो ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी किसकी हुई? फर्म की। कैसे? वो तो उसने ओन नेम नहीं लिखा हुआ, लीगल टाइटल मैटर नहीं करता, इनवाइस जिसकी मर्जी आके खरीद ले। The shares are property of Mr. A? No. Shares are property of active partner? No. Shares are property of the legal representative of Mr. A? No. Shares are property of the partnership firm? Yes. डन जी, कोई प्रॉब्लम? इसमें 3 पॉइंट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी डिसाइड करते हुए 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं आप लोग। तीन इंफॉर्मेशन देते हैं 3 तरह की, तीनों को कमेंट करना होता है, लीगल टाइटल, पार्टनरशिप मनी और अकाउंट। लीगल टाइटल, पार्टनरशिप मनी और अकाउंट। For the property of the firm must be used for the exclusive benefit of active partner, for personal benefit of all the partner, for the purpose of business of the firm. किसके लिए? या A and B, किसके लिए? C, for the purpose of business of the firm. Clear? 5, partner giving advance to the firm is entitled to, advance को अंडरलाइन करें, कैपिटल नहीं दे रहा, एडवांस यानी लोन। एडवांस या लोन दे रहा हो, क्या राइट है? 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा ना एडवांस पे। जो एडवांस दिया है वो भी तो मिलेगा, वो ठीक। तो टू क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% आर एज एग्रीड अपॉन, बी ऑप्शन करेक्ट है। 12% नहीं, इंटरेस्ट डिसाइड हुआ थर्ड पार्टी भी नहीं। 6, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, इसका क्या मतलब है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट में बात लिखी है तो वो अप्लाई होगी। इसका मतलब है एग्रीमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, अनलेस एग्रीड कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, उसमें जो चीज एग्री हुई वो अप्लाई होगी। लेकिन अगर उसमें एग्री नहीं हुआ, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ एग्री नहीं हुआ, एक्सप्रेस आर इंप्लाइड, तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज डीम्ड टू इंक्लूड क्या क्या? ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट व्हिच हैव बीन brought into common stock for the purpose of partnership by individual partners, whether at the commencement of business or subsequently added to it. दूसरा, those acquired in the course of business with the money belonging to the firm. तीसरा, the goodwill of the business. फोर्थ क्या हुआ? all of the above. ये इस समय पार्टनरशिप की डेफिनेशन के उसने 3 हिस्से कर दिए हैं, है ना। और मुझे पता नहीं क्यों ये निस्बतन ज्यादा आसान लग रही है डेफिनेशन जो हमने बुक में, कि सेम है, सेम ही है, थोड़ा सा अल्फाज शायद इसमें कोई फर्क इस्तेमाल किया होगा। हाँ वो था क्या, वो एक्वायर्ड अदरवाइज था, परचेज और अदरवाइज, वो वाला लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया हुआ। डेफिनेशन याद है ना आपको? नहीं याद? 7, who has a right to take part in conduct and management of the business? Every partner के सिर्फ एक्टिव पार्टनर, राइट सबका है, एक्सरसाइज कोई करे ना करे, राइट सबका है। कल को दूसरा पार्टनर भी उठ के आके कह सकता है कि जी डोरमेंट पार्टनर, मेरे को भी बिजनेस में फैसला करने का, तो करवाएंगे उससे फैसले। एवरी पार्टनर, ए ऑप्शन। 8, every partner whether active or dormant has a right of free access to all accounts of the firm only, full information of things affecting the firm, both या none?
अकाउंट भी इंफॉर्मेशन भी, अकाउंट्स में और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? अकाउंट्स में देखो ये एक्सपेंस पिछले साल की निस्बत इस साल डबल क्यों हो गया, ए भाई डबल क्यों हो गया? ये अब मैंने अकाउंट्स को देखा, उसके बाद जो सवाल पूछूंगा ना उसके जवाब में जो बताएगा वो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन है। ट्रांसफरी अकाउंट्स भी नहीं ले सकता, इंफॉर्मेशन भी नहीं ले सकता। माइनर अकाउंट्स ले सकता है, बुक्स नहीं ले सकता, डिटेल इंफॉर्मेशन भी नहीं ले सकता। बच्चा कहीं जाके बोल देगा, हमारे सीक्रेट होते हैं इसमें। लेकिन जो एक्टिव पार्टनर है, जो भी पार्टनर्स हैं सारे पार्ट, वो अकाउंट्स भी देख सकते हैं, बुक्स भी देख सकते हैं, पूछताछ भी कर सकते हैं एक दूसरे से पूछताछ करें कोई भाई ये खर्चा क्यों किया है, तो दूसरे पार्टनर को चाहिए कि लड़ना शुरू कर दे। ये चाहिए कि सारे फैक्ट्स, ड्यूटी है कि सारे फैक्ट्स बताए नहीं, वो लड़ना शुरू कर, भाई मुझे फ्रॉडिया समझते हो, तुम्हें लगता है मैंने फ्रॉड किया है? समझ ले जो बंदा ऐसे कह रहा है ना, समझ ले कुछ गड़बड़ है, मे भी फ्रॉड हो या कुछ और, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो चले क्या हुआ फिर? करेक्ट ऑप्शन बोथ। 9, a partner can claim interest on capital if there is loss, if there is profit, या if there is profit and agreement to pay, profit and agreement to pay, C option। 10, which of the following is not a right of partners? Every partner has a right to continue in the partnership and not to be expelled from it। हाँ ये राइट है, क्वेश्चन ना निकाला जाए। पार्टनर्स हैव पावर टू एक्ट इन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस, ये भी राइट है। एवरी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट्स इक्वली, ये भी ठीक है। एवरी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ऐसे नहीं होता। अलग अलग 10 बंदे बैठे होंगे, कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी खाएगी तो टर्म टेस्ट उसकी तो तैयारी करवानी है आपको। नहीं तो टर्म टेस्ट की डिस्कशन कब करेंगे? नहीं कल नया टॉपिक करवाना है आपको, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं ईद के बाद, ये असल में ये जो ईद से पहले 2-3 दिन रखे होते हैं ना, इसमें मूवी हम टीचर की कोशिश होती है स्पीड लेक्चर की थोड़ी सी कम हो जाए, और साथ में कोई टेस्ट टूस्ट जो है ना वो डिस्कस होते रहे। बच्चे आपको पता है कम होते हैं, हमें भी अंदाज़ा होता है, तो इसीलिए हम कंसेप्ट चलाएंगे। अच्छा, इससे 2 महीने पहले लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करवा दिया करें। ओके ठीक है भाईजान जी। वो एक पॉइंट था कि माइनर लॉस शेयर कर सकता है कि लायबिलिटीज के, एक पॉइंट था माइनर लॉस शेयर कर सकता है कि नहीं। देखिए माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, आगे एक टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि माइनर और ट्रांसफरी दोनों को प्रॉफिट होगा फर्म में, उसका भी हिस्सा मिलेगा, लॉस होगा फर्म में, उसका भी हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट है या लॉस है, हिस्सा मिलेगा। लेकिन चूंकि दोनों बाकायदा पार्टनर नहीं है, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। प्रॉफिट या लॉस में से हिस्सा मिलेगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, ये बात आपको आधी समझ आएगी, आधी समझ नहीं आएगी। अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर माइनर को प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, ये तो समझ आती है बात, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, चलो ये भी समझ आती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था हमने और इधर भी। लेकिन अगर माइनर को लॉस अगर हुआ, उसका हिस्सा कटेगा लॉस की वजह से, तो माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स काहे का हो गया? फिर वो बेनिफिट के क्या मतलब? बेनिफिट के लफ्ज की एक्सप्लेनेशन चैप्टर 13 में आएगी कि जब हम ये कहते हैं ना माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स, तो उससे जहन में ये सवाल आता है कि इसको फिर लॉस नहीं मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, लॉस नहीं मिलना चाहिए। बेनिफिट का मतलब तो यही समझ में आता है, लेकिन बेनिफिट का असल मतलब ये नहीं है। हाँ, उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, लॉस भी मिलता है, दोनों।
हाँ, पर्सनली लायबल, बेनिफिट का असल मतलब ये है कि वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। वो पर्सनली लायबल ये छोटा बेनिफिट नहीं है, ये ठीक ठाक बेनिफिट है। ठीक है, वो कहेगा 2 पार्टनर हैं, एक माइनर है, बिजनेस को 3 लाख का नुकसान हुआ। ठीक है, अब अगर हर एक को 1-1 लाख जाता है, मिस्टर ए का कैपिटल 60,000 था, मिस्टर ए क्या करेगा, घर से 40,000 लेके आएगा। मिस्टर बी का कैपिटल भी 60,000 था, घर से 40,000 लेके आएगा। माइनर है तीसरा, उसका कैपिटल भी 60,000 था, वो घर से कुछ नहीं लेके आएगा, चाहे 1 लाख का नुकसान उसका हिस्सा बनता हो। क्यों? वो पर्सनली लायबल नहीं है। अब ये जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना, लायबिलिटी अनलिमिटेड, ये क्या होगी, ए और बी को पे करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये बहरहाल बाद में डिस्कस करेंगे। भैया और की क्वेश्चन हो तो पूछ लें, कि शुरू करें अब। छोटे बच्चों की तरह बस जिद करना है, तो 2 मिनट और गुजरे ना, आपकी हालत गैर हो जानी मुझे लगता है। चले ठीक है, और टर्म टेस्ट लाजमी देंगे फिर आप, इस शर्त पे आपको आज जल्दी छुट्टी दे रहा हूँ। टर्म टेस्ट जरा चले खैर कोई बात नहीं, टर्म टेस्ट लाजमी दीजिएगा। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह।